नमस्कार। बम्पर मतदान चल रहा है। मोदी तपस्या के लिए समुद्र पर चले गए हैं। वैसे गए तो शांति की खोज में हैं, लेकिन बहुत सारे कैमरे लेकर के मोदी जी कैमरा तप करने के लिए चले गए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी शांति की खोज में तपस्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जबरदस्त वोटिंग हो रही है, बम्पर मतदान हो रहा है, ठोक ठोक करके लोग वोट कर रहे हैं। गर्मी का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इधर हम एक चीज और देख रहे हैं कि इस बार परमात्मा स्टंट नरेंद्र मोदी ने जो खेला है वो कितना असरकारक होने वाला है इस 7वें चरण में, क्योंकि ये आखिरी चरण है। इसके बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अब लोग आखिर क्या सोचकर वोट करने के लिए निकले हैं, इस पर भी बात करेंगे कि क्या लोग इस बार रोटी रोजगार संविधान के नाम पर वोट करने के लिए निकले हैं। आखिर क्या होने वाला है नरेंद्र मोदी का एनडीए या इंडिया, कौन भारी पड़ रहा है। ये 7वां चरण फाइनल चरण है। इसके बाद खेल साफ हो जाएगा, किसकी सरकार बन रही है बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा। आज फाइनल डे पर फाइनल बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखती हूँ कि तमाम चैनल आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं आपका आकलन जानने के लिए कि आखिर प्रेम कुमार सर का आकलन क्या है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज हम फाइनल डे पर बैठे हैं सर, फाइनल डे पर प्रेम कुमार जी का फाइनल आकलन क्या कहता है, जरा दर्शकों को बताइए। किन राज्यों में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कितनी इंडिया जीत रही है, कितनी एनडीए के खाते में जाएगी? देखिए, मेरे आकलन का ये पहला पहलू ये है कि मैंने क्या आकलन किया वो, और हाँ। दूसरा उस आकलन की पुष्टि हो रही है, बाकी इकोसिस्टम जो है उसकी पुष्टि कर रहा है, वो दूसरा पहलू है। और क्यों हमने आकलन किया, ये एक और अनन्य पहलू है जो आकलन को सही या गलत ठहराएगा, वो है। तो आकलन में इस हम देख रहे हैं कि पूरा जो टेलीविजन मीडिया है उसमें एग्जिट पोल, दरअसल एग्जिट पोल अब एग्जिट पोल रह नहीं गया है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े तो सभी एग्जिट पोल करने वालों के पास हैं ऑलरेडी, और उन लोगों ने बयान देना भी शुरू कर दिया। तो उन बयानों में एग्जिट पोल हमें मिलने लगे, और बयानों में आप देखिए, उनके आंकड़ों में नहीं, उनकी बदलती जुबान में हमें एग्जिट पोल मिल रहे हैं, उनकी लड़खड़ाते विश्लेषण में हमें उन एग्जिट पोल मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2019 के जैसा माहौल नहीं है, इसलिए बीजेपी को 300 सीट भी नहीं आ सकती है। वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरंगे काम कर रही हैं, कोई लहर नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूपी फंस गया है। वो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से कुछ रणनीतिक मिस्टेक हुई है। और इसके अलावा एक बात जो कह रहे हैं, मैं अपने आंकड़े पर आता हूं, लेकिन एक जरूरी बात है इसको बताना। बिल्कुल। एक बात जो सब लोग कह रहे हैं वो ये कि जो भी नुकसान बीजेपी को हो रहा है उस नुकसान की भरपाई वो कर लेंगे। कहां से कर लेंगे? तो वो कहते हैं हम पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें जीत लेंगे, हम उड़ीसा में इतनी सीटें जीत लेंगे, हम तमिलनाडु में इतनी सीटें जीत लेंगे, हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इतनी सीटें जीत लेंगे कि वो पूरे हिंदी पट्टी में और देश भर में होने वाले नुकसान से ज्यादा होंगे। ये जो इसमें एक स्वीकारोक्ति है। तमाम विश्लेषक, सभी एग्जिट पोल करने वाले लोग जो कि आज ही बताने वाले हैं, सब लोग अपना आंकड़ा खोलेंगे, और हम जानते हैं कि सब लोगों ने बता रखा है कि 280 से 350 तक बीजेपी को आएंगे, इस तरह से सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन वहां देखिए, वहां उनकी जुबान और उनके आंकड़े और उनका विश्लेषण एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे हैं। यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर उन स्टेट से जिसका मैंने नाम लिया उससे इतनी सीटें आ रही हैं जिससे कि ये घाटों की भरपाई हो रही है, और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उनको इतनी सीटें आएंगी जितना देश में किसी और राज्य में नहीं आया हो, तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो लगता है कि इतना बड़ा जो नुकसान यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, इधर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर सब में हो रहा है, तो उसकी भरपाई क्या ये पश्चिम बंगाल से कर लेंगे? क्या तमिलनाडु में इतनी सीट आ जाएंगी? अगर ये एक तरह से अपने अरमान रख रहे हैं कि ये अरमान उनके पूरे हो जाएंगे तो आंकड़े बीजेपी के नहीं घटेंगे। तो एग्जिट पोल दरअसल सत्ताधारी दल का अरमान बन करके सामने आ रहा है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हर जगह एनडीए गठबंधन को लॉस हो रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक बात हो गई।
अब मैं आता हूं अपने आंकड़ों पर, सर एक चीज और, जी आपके आंकड़े पर आएंगे, लेकिन एक सबसे पहले, क्योंकि आज हम 7वें चरण पर बैठे हैं, तो 7वें चरण पर भी हम एक फाइनल बात कर ले। 7वां चरण आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ जो हम पहले चरण से गिरता हुआ देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बीजेपी की हालत खस्ता रही है, अब ये 7वां चरण बीजेपी के लिए कैसा जाने वाला? क्योंकि जो सीटें बीजेपी के अनुसार मजबूत होने वाली हैं इस चुनाव में, उन सीटों में आज इस बार चुनाव है। इन 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों में देखिए उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पंजाब की 13 सीटें भी हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें भी हैं, ओडिशा की 6 सीटें भी हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, सबसे बड़ा डेंट इस 7वें चरण में कहां लगेगा? देखिए, एक थोड़ा सा विरोधाभास है कि जो 7वें चरण का, जैसे यूपी में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां के अगर हम आंकड़े रखते हैं तो बीजेपी की सफलता का ग्राफ बाकी क्षेत्र के मुकाबले पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम था पिछले बार में, क्योंकि एसपी पे बीएसपी का गठजोड़ था। हाँ। तो ये पहले से कमजोर रहा है बीजेपी के लिए, और बिल्कुल, इलाकों में नरेंद्र ज्यादा मोदी एक मजबूत बनारस रहा। की सीट के अलावा आसपास की जो जितनी सीटें उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए थे 2019 में भी। जी जी, तो ये एक बात है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में और 13 सीटों पर बंगाल में, 26 पर तो यही इलेक्शन हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों में बमुश्किल 4 सीटें हैं जहां बीजेपी डोमिनेट करती दिख रही है। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन डोमिनेट करता दिख रहा है। ये क्लियर कट है, सबको नजर आ रहा है। और चुनाव का जो पैटर्न है, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, देखिए भीषण गर्मी है। निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला के हैं वो स्कूल भी बंद करा रहे हैं और साथ साथ लोगों को बोल रहे हैं इस गर्मी में जाके वोट भी दीजिए। ये विडंबना है ना हमारे पास में। तो ये इस विडंबना का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि भाई आप इस चुनाव को इतनी गर्मी में, जबकि लू घोषित हो रहा है, खुद जिला अधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी लू घोषित कर रहे हैं, तब चुनाव कराने का एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों इतनी भीषण गर्मी में हो रहा है चुनाव। इसके बावजूद इस चुनाव में हमें लगता है कि वोट प्रतिशत जो है पिछले बार के मुकाबले कोई बढ़ने वाला नहीं है, वही 60% के करीब में शाम तक पहुंचना है और 3-4% चुनाव आयोग उसको बढ़ा देना है। अब ये भी देखना है चुनाव आयोग के बाद बढ़ाने का तो समय भी नहीं है। 1 तारीख को आज गिनती है, ये चुनाव है और 4 तारीख को गिनती है, तो 4 जून को। तो आप ये समझिए 11 जून ले रहे थे, 4 तारीख 11 दिन ले रहे थे, 4 दिन ले रहे थे, जो समय ले रहे थे वो समय नहीं है। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है, अभी आप टर्न आउट बता देंगे अगर समय से पहले, तो इसका मतलब है कि पहले भी बता सकते थे। तो ये एक क्वेश्चन भी चुनाव आयोग से रहेगा। तो हम इस पर पृष्ठभूमि में देख रहे हैं मतदाताओं में उत्साह की कमी है, ऐसा नहीं है। मतदाता में पूरा उत्साह है, तब इस भीषण गर्मी में इतना वोट पोल होना कोई मजाक बात नहीं है। और ये बताता है कि इस चुनाव में जो एक तरह का पाखंड देखा है लोगों ने, और अब भी नरेंद्र मोदी जी पाखंड कर रहे हैं विवेकानंद रॉक पर, और इससे पहले भी जो कुछ उन्होंने अपने आप को परमेश्वर, परमपित, ये जो भी परमात्मा इस तरह की बातें कही, अविनाशी कही, तो उन सब से ये पता लगा है लोगों को कि ये तो मतलब आम अपनी माँ को के रिश्ते का भी सम्मान नहीं करते, खुद को बायोलॉजिकल भी नहीं मानते। तो ये चुनाव क्यों लड़ रहे? इनको तो परमात्मा है, तो फिर राम भगवान राम को कभी चुनाव लड़ना पड़ा था क्या? पूरी जनता ही आपके साथ होनी चाहिए, जय जयकार कर रहा होना चाहिए था। तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं और परमात्मा कह करके लड़ रहे हैं, ये पाखंड जनता के सामने आ गया है। पहले लोग टीवी देखते थे कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब टीवी से भाग जाते हैं देखते हुए, क्योंकि वो उस पाखंड को लोगों ने समझ लिया है। आज आप देख लीजिए, लोग जो देख भी रहे हैं वो 10 बात सुनाते हैं कि क्या नौटंकी कर रहा है, इस तरह से बातें। कोई श्रद्धा भाव रह नहीं गया है मतदाताओं में नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में विपक्ष को दुश्मन मान करके, देश विरोधी मान करके, गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सही कहा, देश में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं जिन्होंने इतनी गरिमा को
गिराया है, इस तरह से कलंकित किया है प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन ऐसे शब्द का हम प्रयोग करने से फिर भी बचना चाहेंगे, मुंह से निकल जाता है कलंकित जैसा शब्द, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी को उस हद तक भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनता को निराशा हुई है। लेकिन पहली बार देखने को मिला है सर, किसी चुनाव में बीजेपी भयंकर फंसी हुई है और जबरदस्त लड़ रही है, मतलब जीने मरने के कगार पर आ गई है। देखिए, लड़ रही है क्या पूरी बीजेपी लड़ रही है? इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। पूरी बीजेपी नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं दिखा है, उसकी ताकत। वो प्लेयर जो मैदान में है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और कुछ एक लोग हैं, लेकिन असल जो उनका बेंच स्ट्रेंथ है उसकी ताकत को आजमाया ही नहीं गया। वसुंधरा राजे नहीं दिखी, शिवराज सिंह चौहान नहीं दिखे, आरएसएस के लोग नहीं दिखे, इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का उपयोग नहीं हुआ। उत्तर का दक्षिण में, दक्षिण का उत्तर में, लोकली हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, रायबरेली अमेठी में संजय सिंह जैसे नेताओं का उपयोग नहीं हुआ, जिसको आप कांग्रेस तोड़ के राज्यसभा में लाए थे, बनाए थे, अपने साथ जोड़े थे, आपने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए बीजेपी लड़ती हुई नहीं दिख रही है। कुछ लोग जिन्होंने बीजेपी पर कब्जा कर लिया है, कुछ लोग जिन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया है, वो लड़ते दिख रहे हैं। और सरकार को जिन लोगों का समर्थन अब तक था, उन लोगों ने भी अब इस 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति के जो तानाशाही चल रहे उससे अपने आप को डिस्टेंट किया है। इसका उदाहरण नितिन गडकरी जी के बर्थडे में बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का पहुंचना, और ये बड़ा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी जब गए थे नागपुर, नितिन गडकरी 5-6 किलोमीटर की दूर में थे, लेकिन मिलने तक नहीं आए, और न मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की। यानी ये लोग अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए हैं, जनता में तो अलग थलग पड़ ही गए। 7वें चरण तक आते आते ये स्पष्ट हो चुका है। अब मैं अपनी फिगर पर आता हूं। देखिए, मैंने जो फिगर का आकलन किया, वो आकलन कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, ना कोई ये है कि जिसको आप बोल सके जो स्पेशलाइज्ड जो बोलते हैं, जो विद्या, सैफोलॉजी भी नहीं है। लेकिन हमारा आकलन जो एक पत्रकार का आकलन होता है, हर स्टेट के साथ में वहां बदलते राजनीतिक समीकरण को देखना, अपने लोगों से बात करना, जहां संभव हो वहां जा करके, या जहां नहीं संभव हो वहां गए हुए लोगों से मिल करके बात करना, उसके निर्वाचन क्षेत्र का विश्लेषण करना, जातीय समीकरण और उसमें हो रहे बदलाव को देखना, ये सारी पद्धतियां होती हैं। उसके बाद एक पत्रकार एक विश्लेषण करता है, तो उसके हिसाब से हमने ये आकलन रखा, और वो आकलन 6ठे पेज में भी सही होता दिखा, 7वें पेज में भी सही होता दिखा, और हम दिख रहा है जिस हिसाब से वोट हो रही वो होगा। तो हम ये कह रहे हैं फाइनल डे पर फाइनल आकलन, प्रेम कुमार सर जी, फाइनल आकलन हम 307 का फिगर इंडिया गठबंधन के लिए रख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के लिए 204 का फिगर रख रहे हैं। ये फाइनल है। उत्तर प्रदेश में हमारा आंकड़ा बीजेपी के हक में है 48 सीटों का, और इंडिया गठबंधन के पास 32 सीटें आएंगी, ऐसा हमें लगता है। और बिहार में 25-15 का हिसाब रहने वाला है, 25 इंडिया गठबंधन के साथ और 15 एनडीए के साथ। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो बड़ा एक ये है जिससे कि निर्णय होने वाला है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में 38 सीटें इंडिया गठबंधन के पास रहने वाली हैं, 10 सीटें एनडीए के पास रहने वाली हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे कि ओवरऑल ये है, मैं जरा सा, कर्नाटक में 28 सीटें हैं। हाँ, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, उसमें 22 सीटें इंडिया गठबंधन के हक में आ सकती हैं और 6 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं। ये हमारा आकलन है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, जो जहाँ पर कि जो 7वें चरण में 13 सीटों पर हो रहे हैं, 13 में मैं लिख के देता हूं, जब फाइनल फिगर आएगा 13 में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है। इस 7वें चरण में आज जो मतदान पड़ रहे हैं, 13 में एक भी सीट जीत नहीं रही है बीजेपी। ये बात जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इस आखिरी चरण का आप मैच कर लेंगे, ये मैं पक्के तौर पर कह रहा हूं। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, यहाँ पूरी की पूरी सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं
जिसमें 5 इंडिया गठबंधन के पास और 24 एनडीए के पास आती दिख रही है। यहाँ एनडीए एक तरफा चुनाव जीत रही है। कर्नाटक में मैंने बता दिया आपको, गुजरात बच रहा है। गुजरात में 26 सीटें हैं, उसमें 3 इंडिया गठबंधन को और 23 एनडीए को मिलते दिख रही हैं। राजस्थान जो कि इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, 25 सीटें हैं यहाँ, 12 इंडिया गठबंधन को आती हुई और 13 एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 8 एनडीए जीत सकता है, बाकी जगनमोहन रेड्डी जीतेंगे। ओडिशा में 21 सीटें हैं, इसमें 2 इंडिया गठबंधन जीत सकता है, 7 एनडीए जीत सकते हैं और 12 सीटें बीजेडी के खाते में जाती दिख रही हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, इसमें इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जो पिछले बार भी परफॉर्मेंस था 4 का ही। केरल में 20 सीटें हैं, सब इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं। झारखंड में जो 14 सीटें हैं, 14 में 7-7 बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। पंजाब में 13 सीटें, उसमें 11 इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं, 2 हो सकता है इधर उधर छिटक जाए, लेकिन 11 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन के पास। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, उसमें 5 इंडिया गठबंधन को, 6 एनडीए को जाती दिख रही हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, इसमें हम 9-1 देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो हमें ताजा ये लग रहा है ये 8-2 भी हो सकता है। हमने 9-1 माना था, ये 8-2 भी हो सकता है जी। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 8 इंडिया के लिए और 2 एनडीए के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2 इंडिया के लिए और 3 एनडीए के लिए। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, हम दोनों को देख रहे हैं। अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का आज शाम तक समझ में आएगी बातें, तो वो 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 से नीचे नहीं जाएंगे, तो बराबरी पर हम रख रहे हैं हिमाचल में। असम में 14 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 7 एनडीए को मिलती दिख रही हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आप पूरा लद्दाख को लेकर के अगर देखें तो 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में पूरी की पूरी 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही। इस बार बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होगा। दिल्ली में 7 सीटें हैं, दिल्ली में 5 सीटें हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में देख रहे हैं, 2 सीटें एनडीए के पास जाता देख रहे हैं। इसी तरह गोवा में 2 में से 1-1 सीटें दोनों में बढ़ जा सकती हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के पास जाती दिख रही हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1-1 सीट बढ़ती दिख रही है इंडिया और एनडीए में। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, दोनों की सीटें एनडीए गठबंधन के पास जाती दिख रही हैं। मिजोरम में 1 सीट है, 1 इंडिया गठबंधन को आती दिख रही है। नागालैंड में 1 सीट है, वो बीजेपी के पास जाते दिख रही है या एनडीए के पास जाते दिख रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें जो है इस बार एनडीए जीत सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारी जो वो लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, बहुत तरह की चीजें हैं वहां। इलेक्शन का एक अलग मैकेनिज्म है, जन विरोध अलग चीज है। तो सिक्किम में 1 सीट है, वो सीट मतलब लोकल पार्टी को मिल जा सकती है, या आप बोल सकते हैं वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में रख सकते हैं। पुदुचेरी में 1 सीट है, वो इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, चंडीगढ़ की सीट मनीष तिवारी जीत ले सकते हैं, कांग्रेस की जीत हो सकती है। दादरा नगर हवेली में 1 सीट है, वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। दमन दीव में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। अंडमान में 1 द्वीप है, 1 सीट है, वो बीजेपी को एनडीए गठबंधन में मिल सकती है। और लद्दाख जो है, लद्दाख की चर्चा हम पहले कर चुके, जो कि जम्मू कश्मीर के भीतर में, उसमें पहले बीजेपी का सांसद था, अब इस बार वो इंडिया गठबंधन के पास आती दिख रही है। टोटल फिगर जो है इस तरीके से 307 और 6 का हमें नजर आता है। 307 इंडिया गठबंधन और 204 या 204 एनडीए के खाते में जा रहा है। सर, सबसे ज्यादा आघात कौन से राज्य कर रहे हैं, मैं अगर मोटे तौर पर आपसे जानना चाहूँ? सबसे ज्यादा एनडीए के लिए जी, एनडीए के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहले नंबर पर आप महाराष्ट्र को रखिए, दूसरे नंबर पर कर्नाटक को रखिए, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को रखिए, चौथे नंबर पर राजस्थान को रखिए। ये संख्या के भी हिसाब से है, मोटे तौर पर परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, एक मोटे तौर पर कह रहे हैं। तो ये 4 स्टेट जो हैं सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और बिहार 5वां स्टेट है
जहां पर हाँ, कि नुकसान हो रहा है। छठा स्टेट हरियाणा। हरियाणा है, जहां पर कि भारी नुकसान हो रहा है। और सातवां स्टेट आप दिल्ली मान सकते हैं, जहां नुकसान हो रहा है। ये 7 हम्म। स्टेट हैं जिसके नुकसान की भरपाई कहां से होगी, ये बड़ा हम्म। सवाल है। क्या इसके नुकसान की भरपाई बंगाल, तमिलनाडु और इन जगहों से यही कर मेरा सवाल पाएगी है सर। बीजेपी? हाँ, क्या जी। क्या भरपाई कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि कह यही रहे कि अगर हम यहाँ पर कमजोर हुए तो क्या, हम यहाँ पर मजबूत हैं, हम तमिलनाडु में मजबूत हैं, हम पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उड़ीसा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैंने बंगाल के कई पत्रकारों से भी फीडबैक लिया था। बंगाल हाँ। में कहना है कि बहुत उदारता के साथ अगर बीजेपी के लिए सोचते हुए जोड़ते हैं, तो हम्म। ये अधिकतम ये होगा कि 18 की 18 सीटें बरकरार रह जाएं बीजेपी के लिए। हम्म। बहुत, अगर बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ तो। हम्म। लेकिन जब हम निर्मम होकर के देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्यों उदारता बरतें, तब उन्हीं पत्रकारों का कहना है कि आप लिख लीजिए कि 10 से 12 सीट, इससे अच्छा। ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये वहां का फीडबैक है। और हम तो आपको आखिरी जो चरण है 13 सीटें, इसमें एक भी सीट हम्म। बीजेपी को मिलते नहीं दिख रहे हैं। माना कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है और सारी चीजें हैं, फिर भी हम्म। यहाँ एक और छोटा सा विश्लेषण बनता है कि हम्म। टीवी चैनल्स में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि हम्म। टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस के खड़ा होने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। हम्म। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। सच हाँ। बात यह है कि ये रणनीतिक तरीके से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी एक साथ चुनाव लड़ना नहीं जरूरी समझा। क्योंकि हम्म। मान लीजिए कि इनके बीच में गठबंधन होता तो क्या होता कि 10 सीटें इन दोनों को दे दी जाती। एक कल्पना वाली बात कर रहे, मान लीजिए 10 सीटें दे दी गई, तो 42 में हम्म। 32 सीटें टीएमसी लड़ती। 10 सीटों पर टीएमसी की मदद से ये कांग्रेस और लेफ्ट तो जीत जाती चुनाव। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोटर है, जो एंटी टीएमसी है, तो हम्म। वो एंटी टीएमसी वोट ये पूरा ट्रांसफर होता टीएमसी को, ये जरूरी नहीं था। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में 70 सीट पहुंची थी बीजेपी, क्योंकि लेफ्ट हम्म। के वोटर्स ने भी उनको वोट कर दिया था। तो इस वोटर को नहीं बांटने के लिए, यानी वो सीपीएम का वोटर सीपीएम के साथ रहे, कांग्रेस का कांग्रेस के साथ रहे, ये अलग अलग लड़ना रणनीति थी। और अलग लड़ने से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, टीएमसी हम्म। का मामूली नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान टीएमसी का हो रहा है, बीजेपी बीजेपी का का। हो रहा है। क्योंकि हम्म। ये वोट ट्रांसफर हो जाते अगर ये लोग मिलकर लड़ते, जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस अच्छा। पॉइंट को अगर समझा जाएगा तो वो रणनीति भी समझ में आएगी कि ये लोग आराम से लड़ सकते थे इकट्ठा होकर, फिर भी इकट्ठा होकर हाँ। नहीं लड़े। हाँ। यही चीज पंजाब में भी देखी जाती है। अगर ये लोग दोनों एक साथ लड़ते तो एंटी गवर्नमेंट जो वोट्स हैं, एंटी गवर्नमेंट वोट्स, फिर एक ऑपोजिशन खड़ा हो जाता है जो बीजेपी के पास कोई नहीं है। आज क्या है, एंटी गवर्नमेंट वोट आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ खड़ा है, तो ये लोग दोनों मिल करके अलग अलग लड़ करके भी सीट इंडिया गठबंधन को ही ला रहे हैं। तो ये एक हम्म। रणनीति है जिसको लोग उल्टा बताते हैं। हम्म। जी। तो सर आपके हिसाब से अगर हम 307 इंडिया गठबंधन को और 204 एनडीए को देख रहे हैं, तो अब मोदी जी तो चले गए हैं तपस्या करने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि वो वापस आकर सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का की एक नीति रही है, नरेंद्र मोदी जी की भी रही है कि आपदा में अवसर खोजना। जब कोई भी हाँ। संकट आए तो उसमें से रास्ता निकालना और हार नहीं मानना, लड़ना, कैसे भी सत्ता का जहां तक सवाल है वो लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर आते हैं क्या एक पार्टी के तौर पर। अगर एक पार्टी के तौर पर आते हैं तो वो इकोसिस्टम जो अब तक सत्ता में रहने के लिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ राष्ट्रपति जी हैं जो कि बीजेपी के फायदे के लिए ऐसे समय में अयोध्या जाती हैं कि उसका राजनीतिक लाभ लोग ले सकें, तो क्या उस समय वो बीजेपी को बुलाएंगे, न्योता देंगे? संभव है कि दे सकती है। सरकार अगर वो शपथ ले लेती है बीजेपी मान लीजिए, तो क्या बीजेपी के पास 272 के लिए जोड़ने वाले आंकड़े होंगे? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बार स्थिति ये है कि बीजेपी ने इस हद तक सबको नाराज किया है कि अगर 1 से 2 पार्टी के को आए हुए संख्या, सीटों की संख्या के बराबर जरूरत हुई तो एक को अगर वो मैनेज भी कर ले तो दूसरा मैनेज नहीं होगी। आप देखिए
न तो शिवसेना इनको आकर के वापस में समर्थन देने जाएगी जो इंडिया गठबंधन में है, न एनसीपी समर्थन देने जाएगी जो इंडिया गठबंधन में है। इवन जेडीयू का डाइसी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ व्यवहार हुआ है चुनाव में, जेडीयू तो छिटक सकती है एनडीए से। अब बच गए उड़ीसा में, उड़ीसा से उनको मिलता था समर्थन, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 4 जून के बाद नीतीश चाचा पलटेंगे, तेजस्वी भी बोल चुके हैं। वो उसके हिसाब से है कि उनको अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स देखना है, तो क्या करें, बीजेपी के साथ रहने से तो ये उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको खत्म करने में लगे हैं। तो इस मान हम बीजेडी की चर्चा कर रहे थे, बीजेडी के मुख्यमंत्री के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने इतना अहले माने गिरे हुए दर्जे की बात कर दी कि जो उनका अपना मित्र हो सकता था वो भी अब ऐसी जरूरत की घड़ी में उनका साथ देने वाला नहीं है। तो अब बच जाते लोग सवाल करते हैं आम आदमी पार्टी हो सकता है कि बीजेपी को समर्थन दे दे, आम आदमी पार्टी अपना केस हटवा ले, या इस तरह के लोग कल्पना करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक तो उतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी कि वो बीजेपी को संभाल ले और मिलकर के सत्ता बना ले। तो आम आदमी पार्टी का अपना पॉलिटिक्स भी है, परसेप्शन भी है। अगर इजीली ऐसा हो रहा होता तो बोलती कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमको समर्थन करो। इस तरह से भले आम आदमी पार्टी समर्थन ले, लेकिन समर्थन देगी इसके मुझे नहीं लगता कि इसके आसार बनते हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी जानती है कि छीछा लेदर कराना होगा, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जाके शपथ ग्रहण करना, और तो वो छीछा लेदर करने से बचेगी। हमको नहीं लगता कि बीजेपी वैसे इतना पीछे रहने के बाद वो सरकार बनाने के दावे में दिलचस्पी ले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर। तो जबरदस्त सुबह से मतदान हो रहा है, 7 बजे से बम्पर वोटिंग चल रही है, और ये भीड़ क्या कहती है, ये वोटिंग क्या कह रही है। 7वां चरण आखिरी चरण, ये आखिरी चरण बीजेपी के लिए मजबूत साबित होने वाला था या फिर कमजोर साबित होने वाला था, यही समझ रहे थे। और प्रेम कुमार सर ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि जो ग्राफ पहले चरण से हमने देखा वो बिल्कुल बदलने नहीं वाला। ये 7वां चरण भी बीजेपी के लिए वो ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात की प्रेम कुमार सर के आकलन के अनुसार 307 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है ओवरऑल, और 204 ही केवल एनडीए के खाते में जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि अब होने क्या जा रहा है। 4 जून को सब साफ हो जाएगा, सारी तस्वीर आपके सामने होगी। प्रेम कुमार सर भी हमारे साथ होंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।